hydrogen peroxide. Method of preparation by barium peroxide. Okay. When hydrated barium peroxide is treated with sulfuric acid. साफ नहीं दिखाया है। सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही जाते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ओके। ये जो BaSO4 होता है, ठीक है, ये वाइट PPT होता है। इसको फिल्टर आउट कर लेते हैं तो हमको हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त होता है और वो जो होता है 50% होता है। कितना होता है? 50%। हो गया खांसी, 2 दिन चाय ले दिया हूँ ना, मिटा दूं। अगला मेथड है इंडस्ट्रियल मेथड, ठीक है। तो इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं? बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, 50% सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस करके हम इंडस्ट्रियल स्केल पर H2O2 बनाते हैं। H2SO4 का आयनीकरण होता है इस तरह से, H आयन प्लस HSO4 एनायन बन गया, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इसमें एनोड का कौन सा चार्ज होगा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल पॉजिटिव। एनोड पर पॉजिटिव जाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल एनायन जाएगा, एनोड पर एनायन, कैथोड पर कैटायन। एट कैथोड पर रिएक्शन होगा 2H + 2E = H2, ठीक है। ये कैथोड रिएक्शन हो गया। एट एनोड पर होगा, ये जो आपका एनायन है ये आएगा और यहाँ पर ये जो चार्ज को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। 2HSO4 ले लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा?
H2S2O8 H2S2O8 ये बन जाएगा। इसको कहते हैं पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड। पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड बना। पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा SO3H, इधर भी ऐसे ही होगा SO3H। ठीक है, इसका रिएक्ट कर दोगे वाटर के साथ, बन जाएगा आपका H2O2 प्लस H2SO4। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया था देखो पुनः प्राप्त हो गया है, तो कंज्यूम नहीं हुआ। तो इलेक्ट्रोलिसिस से सल्फ्यूरिक एसिड के इलेक्ट्रोलिसिस से हम इंडस्ट्रियल स्केल पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं। इसमें चूंकि हमारा सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो आयनिक होता है, केटायन और एनायन में टूट जाता है, H आयन और HSO4 एनायन में। ठीक है, तो कैथोड पर जो है रिडक्शन का रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन जो आयन है इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस बना लेता है, मीन्स कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। और एनोड पर जो है जो हाइड्रोजन सल्फेट एनायन बना हुआ है उसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करके वह पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज होता है। फिर ये पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के साथ मिलकर के H2O2 और सल्फ्यूरिक एसिड बना रहता है। ठीक है, ज्यादा मात्रा में यहाँ पर जो है सल्फ्यूरिक H2O2 बनता है। मिटा दूं, रिएक्शन यहाँ होता है। मिटा दूं, जो H2O2 आपका बन मिटा हो उसको कैसे स्टोर करेंगे, उसके लिए भी स्पेसिफिक मेथड होता है। ठीक है ना, वैसे ही किसी भी बॉटल में उसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टोर करने के लिए ग्लास वाटर यूज किया जाता है और उसका सरफेस रफ होना चाहिए। सरफेस कैसा होना चाहिए? रफ, खुरदरा। ठीक है, अल्कली मेटल ऑक्साइड उस ग्लास में प्रेजेंट होना चाहिए। अल्कली मेटल ऑक्साइड Na2O, K2O, Li2O है ना, ये अल्कली मेटल ऑक्साइड हो गया, उस ग्लास में प्रेजेंट होना चाहिए। सॉरी, सरफेस रफ होना चाहिए। ग्लास मेटल ग्लास का जो सरफेस कैसा होना चाहिए? रफ। अल्कली मेटल ऑक्साइड और जो लाइट होता है सनलाइट, ठीक है ना, डिकम्पोजिशन को कैटलाइज करता है। जैसे H2O2 हमने लिया, ठीक है, इसका डिकम्पोजिशन बहुत तेजी से होता है। यदि सनलाइट इसको मिलेगा क्या होगा? ये डिकम्पोज हो जाएगा वाटर और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो इसके डिकम्पोजिशन को कम करने के लिए रफ सरफेस वाला ग्लास बॉटल लेते हैं, लाइट से उसको आगे रखा जाता है। तो लाइट से आगे यदि मान लीजिए कि नहीं व्यवस्था है तो क्या करेंगे? डार्क कलर बॉटल लेंगे,
कैसा कलर होगा? डार्क कलर। ठीक। उसके बाद जो है ग्लास बॉटल में यदि नो स्टोर करो तो बेहतर होगा। प्लास्टिक या टेफ्लॉन के बॉटल में, है ना, स्टोर करो तो सबसे बेहतर होता है। ठीक है। Some glycerol acid anhydride और phosphoric acid is added in H2O2। ठीक है। ग्लिसरॉल मिला देते हैं। क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल या एसिड एनिलाइड। ठीक है। या फास्फोरिक एसिड मिला देने से ये जो 3 सब्सटेंस मैं नाम लिख रहा हूं, ये कैटालिटिक इनहिबिटर होते हैं। कैटालिटिक इनहिबिटर का मतलब क्या होता है? जो कैटलिस्ट के एक्शन के रेट को डिक्रीज कर देता है, या कैटालिटिक पॉइजन भी कह सकते हो। ठीक है। तो इसको मिलाने से ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है स्लो होता है, मतलब डिकम्पोजिशन नहीं होगा। ठीक है। स्टोर करते हैं। ठीक। स्टोर करने का अच्छा सा मेथड होता है। किसमें रखते हैं? टेफ्लॉन की बॉटल में। टेफ्लॉन बॉटल या प्लास्टिक बॉटल। ठीक है। दूसरा, डार्क में रखते हैं इसको। इसमें रखते हैं डार्क में रखते हैं। तीसरा, कैटालिटिक इनहिबिटर मिलाते हैं। कैटालिटिक इनहिबिटर मिलाते हैं। बस इन्हीं 4 बातों का ध्यान रखते हुए आराम से स्टोर रहेगा। ठीक है। एग्जाम में आता है 1 नंबर का कैसे स्टोर किया जाता है H2O2 को। ठीक है। ऐसे क्यों रखते हैं? ये टेफ्लॉन के बॉटल में क्यों रखते हैं? ताकि उसका डिकम्पोजिशन ना हो। और इसके कुछ प्रॉपर्टीज देख लो, सुन लो। फिजिकल प्रॉपर्टी मैं बोल दे रहा हूं। ठीक है। सुन लीजिए। प्योर H2O2 इज अ थिक सिरपी लिक्विड विथ अ ब्लू कलर। ओके। प्योर H2O2 जो होता है ब्लू कलर का थिक सिरप लाइक लिक्विड होता है। सिरप जानते हो ना, खांसी उसी आता पीते हैं, उससे ये गाढ़ा होता है। प्योर H2O2 जो होता है सिरप से थोड़ा कंसंट्रेटेड होता है और ये ब्लू कलर का लिक्विड होता है। ठीक। और यदि मुंह में इसको डालोगे तो इसका बीटर टेस्ट आता है। ठीक। H2O2 इज मोर डेंस एंड मोर विस्कस देन वाटर। मोर डेंस एंड मोर विस्कस। विस्कोसिटी आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में। ठीक है। जितना गाढ़ा फ्लूइड होता है उसकी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होती है। जो जितना ही, है ना, पतला होता है लिक्विड, उसकी विस्कोसिटी उतनी ही कम होती है। ठीक। तो मोर विस्कस एंड मोर डेंस देन वाटर। Since H2O2 decomposes much before its boiling point, it is difficult to determine the boiling point of H2O2. यह boiling point से पहले ही क्या का डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है ना। इसलिए इसका boiling point निकालना आसान नहीं होता है। boiling point has been determined to be 423 Kelvin। H2O2 का boiling point कितना माना निकाला गया है? 423 Kelvin। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 373। बहुत ज्यादा है उससे। ठीक है ना। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पर जाने से पहले ये डिकम्पोज हो जाता है। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट इसका निकालना कठिन होता है।
इट इज मिक्सिबल विथ वाटर, अल्कोहल एंड ईथर इन ऑल प्रपोर्शंस बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर जो होता है अल्कोहल में, ईथर में, है ना, और भी जो सब्सटेंसेस होते हैं, वाटर होता है, अल्कोहल होता है या ईथर होता है, इन सब में ये मिक्सिबल होता है, घुल जाता है, मिक्स हो जाता है। क्यों मिक्स होता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना, वाटर है उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, H2O2 उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अल्कोहल उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ईथर उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक, आराम से इसमें जाकर के मिक्स हो जाता है, मिल जाता है। ठीक है ना, जो भी पोलर सब्सटेंसेस होते हैं, पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन H2O2 यू करते हैं। ओके, द डाइपोल मोमेंट ऑफ H2O2 इज 2.1 d। डाइपोल मोमेंट नहीं पढ़े हो? पढ़े हो? हाँ, डाइपोल मोमेंट क्या बतलाता है? उसका कोवेलेंट बॉन्ड का आयनिक कैरेक्टर। हाँ, कोवेलेंट मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर बताने के लिए डाइपोल मोमेंट होता है। और आयनिक जो कंपाउंड है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बताने के लिए क्या यूज होता है? यूज किया जाता है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो H2O2 का डाइपोल मोमेंट 2.1 डिवाइड होता है, 2.1 डिवाइड, और वाटर का जो डाइपोल मोमेंट होता है 1.84 डिवाइड, 1.84 डिवाइड। ठीक है, डाइपोल मोमेंट होता है 2.1 डी से सिंबल से उसके यूनिट को रिप्रेजेंट किया जाता है। आइए अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टीज है बच्चों डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन जब स्टोरेज हो रहा था उस समय आपने देखा था। ठीक है, H2O2 जो होता है अनस्टेबल होता है, यह इजीली डिकम्पोज होकर के वाटर और ऑक्सीजन बनाता है। ठीक, डेल्टा एच जो होता है इसका -196 किलो जूल होता है। ठीक, डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी। ओके, एंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन। H2O2 जो है जब डिकम्पोज होता है तो डिकम्पोज होने में इतना एनर्जी लेता है 196 किलो जूल पर मोल। एक मोल H2O2 रहेगा, उसको डिकम्पोज करना रहेगा वाटर और ऑक्सीजन में 196 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। ये माइनस साइन निकलाता है। ठीक है, ये इसमें जब ऐड करोगे तो प्लस हो जाएगा। जब राइट साइड में प्लस रहता है समझिए कि हीट देनी पड़ रही है। नहीं, हीट रिलीज हो रही है, रिलीज होगा। हाँ, राइट साइड में तो रिलीज होगा, लेफ्ट साइड में जब जाएगा तो देनी पड़ेगी। एंडोथर्मिक है ये रिएक्शन। कैसा है? एंडोथर्मिक। इसको हीट मिलेगा, एनर्जी मिलेगी तभी डिकम्पोज होगा, नहीं मिलेगा तो डिकम्पोज नहीं होगा। क्लियर है ना? एंडोथर्मिक है। दूसरा है एसिडिक कैरेक्टर। दूसरा क्या है? एसिडिक कैरेक्टर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। ओके, जैसे एसिड जो होते हैं ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं, ऐसे ही H2O2 भी ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देता है। ओके, इट इज वीकली एसिडिक इन नेचर। ठीक, और इसका देखो किस तरह से रिएक्शन होता है। H2O2 इक्वल टू H आयन प्लस HO2 माइनस आयन। ठीक है, यहां पर देखो प्रोटॉन रिलीज किया कि नहीं किया है, तो यही प्रोटॉन जो होता है ब्लू लिटमस को रेड में
चेंज करता है। इसके कुछ रिएक्शंस हैं, एसिडिक रिएक्शंस। H2O2 प्लस NaOH, Na या एसिड है कि बेस है कि नहीं है, क्या बनेगा, क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। H2O बन जाएगा प्लस NaOH2 NaO2H NaHO2 NaHO2 बनेगा, NaHO2। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोपेरोक्साइड, सोडियम हाइड्रोपेरोक्साइड, मतलब इसमें भी पेरोक्साइड लिंकेज है। कैसा होगा, O एक तरफ H एक तरफ Na, ठीक है। ये सोडियम हाइड्रोपेरोक्साइड है, क्या है, ये साल्ट है, साल्ट और वाटर का बना है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, ये बेस है और ये एसिड, तभी तो साल्ट वाटर बन रहा है। अब है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ H2O2, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ H2O2। बेटा दूं, एग्जाम में रिएक्शन आता है H2O2 का ऑक्सीडाइजिंग के रूप में, है ना, और रिड्यूसिंग के रूप में। बुक में दिया है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन देख लो, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन H2O2 का ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। देखो, यह फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज करता है, H2O2 चेंज हो जाएगा H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में, ठीक है। FeSO4, ये फेरस सल्फेट हो गया प्लस H2SO4 प्लस O, फेरिक सल्फेट बनेगा Fe2SO4 थ्राइस, ठीक है। Fe2SO4 थ्राइस प्लस H2O, बैलेंस कर लीजिएगा या 2 लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। Fe2 हो गया SO4 थ्राइस, H2O H2O, बैलेंस है ना, इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस है, ये बैलेंस है, ठीक। इसको आप जोड़ोगे, इसको दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, जोड़ दोगे। देखो ये इससे ये कट हो जाएगा, तो आएगा क्या, 2FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस H2O2 gives Fe2SO4 whole thrice प्लस 2H2O, ठीक है। ये इक्वेशन है। ऑक्सीडाइजिंग जो है एक्शन हो रहा है यहाँ पर H2O2 का, एसिडिक मीडियम में H2O2 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। यह फेरस आयन को फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। नोट करिए, इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देता है। ये पहला हो गया। दूसरा H2O2 इक्वल टू H2O प्लस O नेसेंट ऑक्सीजन, लेड सल्फाइड PbS, ठीक है, प्लस O इक्वल टू PbSO4, लेड सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक। तो बैलेंस करना पड़ेगा, 4 O करना पड़ जाएगा, तो
तो यहाँ 4 को पैदा करने के लिए 4H2O2 लिखना पड़ेगा। अब जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा, PbS प्लस 4H2O2, O से O कट जाएगा, इक्वल टू PbSO4 प्लस 4H2O। ठीक है, यहां सल्फर -2 से +6 में आ गया है। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर का PbSO4 में, है ऑक्सीजन का -2, तो 2 छोटा -8 में से 2 निकल गया, +6 आएगा सल्फर, यहाँ पे -2 आएगा, -2 से +6 में गया, ऑक्सीडाइज हुआ कि नहीं हुआ? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर रेज करता है, इंक्रीज करता है, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है। वीडियो देखते रहिए, वो वीडियो सब पढ़ाया जाता है मीडिया एप्लीकेशन। हाँ, देखा करो 10, उसमें अभी तो बता रहा था 10, कोई किसी में 10 वीडियो लोग देखे हैं, 10 व्यू हुआ है, किसी में 8 व्यू हुआ, किसी 12 व्यू हुआ, तब आप लोगों की चीज, आप लोग है ना, ये जरूरी चीज है, वो उपयोगी है, उसको देखोगे नहीं तो फिर हमारे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता है। क्लास वैसे बैठोगे, मुस्कुराओगे, क्या फायदा? आयोडाइड को, आयन को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, आयोडाइड आयन को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर दे। मिटा दूं क्या? मिटा दूं? कुछ गम्मा नहीं है इसमें। आयोडाइड आयन को आयोडीन में ऑक्सीडाइज करता है। मिटा दूं? वो भी देख लो, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन पढ़ रहे हो, तीसरा इंपॉर्टेंट आता परीक्षा में, इसीलिए मैं लिख रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लो पोटेशियम आयोडाइड लेते हो, क्या लेते हो? पोटेशियम आयोडाइड। एसिडिक मीडियम में जो होता है H2O2 जो है, इसको आयोडाइड ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें? आयोडीन में। आयोडीन किससे मिल जाएगा? प्लस K2SO4 में हो जाएगा, प्लस H2O में। ठीक है, यहाँ 2 KI करना पड़ेगा। अब देखो बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस नहीं है तो यहाँ पर दूर कर देना है। अब बैलेंस हो गया क्या? ऑक्सीजन 4 तो 6, 4 तो 6, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 तो 4। ठीक है, सब कुछ सही है। ठीक है, और आयनिक फॉर्म में लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा? आयनिक फॉर्म में इक्वेशन लिखना जाएगा तो कैसे होगा? I पर माइनस चार्ज है ना, प्लस 2H प्लस H2O2 इक्वल टू I2 प्लस H2O, 2H2O, और क्या हो गया? ये बनना है, ये आयनिक फॉर्म में हो गया और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो गया। चौथा, H2S को यह SO2 में, सॉरी H2S को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देता है। H2S को किस में ऑक्सीडाइज करता है? सल्फर में। चौथा क्या हो जाएगा? यस प्लस 2H2O, यहाँ पर -2 0 हो गया। देख रहे हो ऑक्सीडेशन नंबर? ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। H2SO4।
दोनों तरफ H2O तो काट दो, क्या जरूरत है बार बार करने का। ठीक है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या था, +4 था, यहाँ पर क्या है +6 है। ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हुआ, यहाँ पर सल्फर का -2 से 0 हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हुआ। यहाँ पर आयोडीन का -1 से 0 हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हुआ। ठीक है, ये सब जो है यहाँ पर H2O2 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड को पोटेशियम फेरिसाइनाइड में ऑक्सीडाइज कर देता है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड को K4Fe(CN6) ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज करता है किसमें, पोटेशियम फेरिसाइनाइड में, फेरिसाइनाइड। K3FeCN6 K3FeCN6 प्लस K2SO4 प्लस H2O, K2SO4 प्लस H2O बैलेंस कर लीजिएगा। 4 3 2 5 2 करना पड़ेगा यहाँ पर, 2 के ऊपर FeCN6। ठीक है, यहाँ पर 2 पे 3 FeCN6, तो 3 दूना 6 2 8 4 दूना 8, ठीक तो है। Fe 2 हो गया, CN6 6 दूना 12 6 दूना 12, ठीक है। K2SO4 ठीक है, ये सब कही है, हाइड्रोजन H2, ठीक है, बैलेंस है। यहाँ पर क्या हो रहा है, फेरिसाइनाइड को पोटेशियम फेरोसाइनाइड को पोटेशियम फेरिसाइनाइड में ऑक्सीडाइज कर, मतलब यहाँ पर आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पर आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पर जो आयरन है +2 फेरस, ठीक है, और यहाँ पर फेरी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, निकाल नहीं सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आयरन का, निकालो, चलो निकलवा देते हैं। इसका Cl पर का -1 होता है, इसका देखो 3 जो +3 प्लस Fe का x मान लीजिएगा, -6 = 0, ठीक है, x -3 = 0, x = +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर देखोगे 4 + x -6 = 0, x -2 = 0, x +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन मैंने आपको बताया है, इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से काम कर रहा है। ओके, इसको दिमाग में रखना, ठीक, कठिन नहीं है, लिखना पड़ेगा आपको। बैलेंस है ना ये इक्वेशन, ये ऊपर वाला इक्वेशन छोड़ दिया, H2O2 = क्या, H2O प्लस जोड़ दोगे अब, है ना, कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, है क्या जाएगा, 2 FeCN6 प्लस H2O2 प्लस H2O2 2 3 FeCN6, H2SO4 इधर नहीं, ये इधर ऊपर वाले का है ना, ये आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा, है, प्लस कर लो। डिकम्पोजिशन होता है H2O2 का, ठीक है, जो नेसेंट ऑक्सीजन प्राप्त होता है वही ऑक्सीडाइज करता है, क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है।
Ice cold acidified solution of potassium dichromate is oxidized to chromium pentoxide. Okay, which dissolves in ether producing blue color. And CrO5 is a peroxide. ऑक्सीडेशन नंबर में बतलाया था, ऑक्सीडेशन नंबर CrO5 बतलाया था, बटरफ्लाई मॉडल पता था कहाँ क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है CrO5 में? सात से ज्यादा किसी का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता है। पढ़ो पढ़ो, वीडियो को देखो थोड़ा। यहाँ पर क्लास में आया तभी मैं एक्सप्लेन किया था। पेरोक्साइड बनाया, कितने पेरोक्साइड होंगे? +6 होगा। हाँ, क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा, उसमें 2 पेरोक्साइड लिंकेज होंगे। ये स्ट्रक्चर ये होता है, देखो क्रोमियम डबल बॉन्ड O O O O O, ठीक है? +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, ठीक है? और -2 +2, 2 3 4 5 6। इंपॉर्टेंट है ये CrO5 में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर 10 आएगा तुम लोग कैलकुलेट करने पर, और एकदम टोटल गलत हो जाएगा। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के को जो है, ठीक है, क्रोमियम पेरोक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट को हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस में ऑक्सीडाइज करता है? क्रोमियम पेरोक्साइड में। हाँ, ठीक। इक्वेशन लिख दूं, लिख दो इक्वेशन K2Cr2O7 प्लस एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है H2SO4 प्लस H2O2 इक्वल टू K2SO4 प्लस CrO5 प्लस H2O। बैलेंस कर दीजिएगा, 2CrO5 हो जाएगा, ठीक है। सल्फेट जो तुम्हारा 2 है, एक ही जो है, ठीक तो है, और बैलेंस हो गया होगा शायद, 2H2O बन जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 7 × 14, 14 में से 2 निकला, +6 आएगा। यहाँ पर कितना आ रहा है क्रोमियम का? +6 आ रहा है। तब ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है? किधर ऑक्सीडेशन हो रहा है? हाँ? ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। +6 ही तो है, यहाँ पर भी है ना? यहाँ पर +6 आ रहा है, यहाँ पर +6 आ रहा है। अब रिड्यूसिंग एक्शन देखो, रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। चाय पानी पी ली, इतना लेट में बेकार होता है गला। रिड्यूसिंग एक्शन, देखो कैसे होता है। H2O2 प्लस
O gives H2O plus O2, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है प्रेजेंट तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से कार्य करता है। मतलब क्या, आपने अभी देखा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं। जब उससे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट होता है तो H2O2 जो है रिड्यूसिंग है ना एजेंट की तरह से कार्य करने लगता है। जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट होता है उसके प्रेजेंस में H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसके द्वारा ये रेसिड ऑक्सीजन बनाया गया है, दिया गया है, अवेलेबल किया गया है, कराया गया है, ठीक है, ठीक। अब ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। किस रूप में कार्य कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग जो एजेंट जो होता है, रिड्यूसिंग एक्शन जो होता है एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में होता है। चलो देखो एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में रिड्यूसिंग एक्शन, हाँ, H2O2 plus O gives H2O plus O2, ऐसे Cl2 plus H2O2 क्या देगा, HCl plus O2, 0 से -1 में आ गया। रिड्यूसिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसे ही O3 का ले लोगे प्लस H2O2 क्या देगा, H2O प्लस O2, रिड्यूस करा रहा है इसको। यहाँ पर कितना है, 0, यहाँ पर कितना है, -3, यहाँ पर कितना है, 0 है। इसके सापेक्ष इसको नहीं देखना है, इसके सापेक्ष इसको देखना है, तभी रिडक्शन देखोगे, है ना। एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट को, है ना, परमैंगनेट को Mn डबल पॉजिटिव में रिड्यूस कर देता है। KMnO4 है, ठीक, इसको ऑक्सीडाइज करवा देता है, रिड्यूस करवा देता है किसमें, K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O, H2O2 प्लस O gives H2O plus O, O2, KMnO4 3H2SO4 2MnSO4 just बिना 3H2O 5O, H2O2 O, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा इंटू 5, ठीक है। अब जो है आपका रिजल्ट क्या आएगा, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5H2O2, ये 5 से 5 कट जाएगा, वो इससे ये कट जाएगा,
K2SO4 plus 2 MnSO4 3H2O 8H2O तो गया। ये आपका बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा। चलिए समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो फिर अगले दिन बता देंगे।